वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की, और थर्ड आएगा हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स। तो वेरी फर्स्ट हम पहले स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आपके पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये दो तरह की होती है, SN1 एंड SN2। हमने करना क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैच कराना है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने करना क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन में हमने क्या करना है, ये यहाँ से कार्बन और इस हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है, कार्बन क्यों बोल रही हूँ मैं, अगर आपके पास यहाँ पे आर पे मैं कह देती हूँ CH3, तो मुझे ये कार्बन और क्या करना है, हेलोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना। और यहाँ पे जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो आपके CH3 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियस ये बात है, पॉजिटिव के पास कौन आएगा, पॉजिटिव के पास आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ हैं। मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे जाना प्रेफर करते हैं ये। और तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है और कार्बन के साथ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैच कराना है। तो ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तीन कैटेगरीज़ में आ गई आपके पास। तो पहला हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये SN1 भी हो सकती है और SN2 भी हो सकती है। तो कई बार आपको अलग से क्वेश्चन आता है कि SN1 SN2 क्या है, या बीच में इनमें क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि SN1 को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है और कौन सी नहीं। देखिए पहले हम बात करेंगे SN1, हम इसको कंपैरिजन के फॉर्म में कर लेंगे। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यूनि का मतलब है वन और S का मतलब सब्स्टिट्यूशन और N का न्यूक्लियोफिलिक। अब देखिए आपने ध्यान रखना है, SN1 है लेकिन ये कंप्लीट होगा 2 स्टेप में, इट कंप्लीट इन 2 स्टेप। बाकी आपने ध्यान रखना है कि इट रिक्वायर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये जो कंडीशंस हम लिख रहे हैं ये आपने ध्यान में रखनी है कि SN1 क्या रिक्वायर करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इनको चाहिए। जैसे अब आपने ये भी ध्यान रखना है, पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है, पोलर हो कंपाउंड और मुझे क्या देता हो, H पॉजिटिव देता हो। तो आपके पास क्या है, वाटर है, इथेनॉल है, ये कैसे सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हैं, सॉल्वेंट है। बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है आपने ये ध्यान रखना है कि SN1 में जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज़ योर कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और कार्बोकेटाइन कैसे स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास कौन आएंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज आएंगी, जो कि हमारे पास हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए यहाँ पे माइल्ड ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तभी चलेगा। क्यों, क्योंकि हमने भी बात की कि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। अभी हम आगे करेंगे डिस्कस कि मुझे वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों चाहिए। तो देखिए जब हम इसको मैंने कहा ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो देखिए कैसे होगा कंप्लीट। देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या है, हेलो एल्केन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये X यहाँ से अपना बॉन्ड लेके निकल गया है, अपना बॉन्ड लेके निकला है, मैंने एरो सिर्फ को लगाया तो अपना बॉन्ड ये यहाँ से लेके निकला है। तो ये हो जाएगा X नेगेटिव और R ग्रुप के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पहला स्टेप है। जो SN1 है, SN1 हमने बात की कि ये कंप्लीट होता है 2 स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में अब आपके पास कार्बोकेटाइन आ गया। अब कार्बोकेटाइन जब बन गया, देखिए इंटरमीडिएट हमने कहा था कि SN1 में जो इंटरमीडिएट है दैट इज़ योर कार्बोकेटाइन, ये ज़रूर ध्यान में रखें। अब सेकेंड स्टेप में जब कार्बोकेटाइन बन गया तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब देखिए जो न्यूक्लियोफाइल है ये कहीं से भी अटैक कर सकता है, ये फ्रंट अटैक भी कर सकता है और बैक अटैक भी कर सकता है, ठीक है। और ये जो सेकेंड स्टेप है हमारे पास, ये कैसा होगा, फास्ट। आपके पास जब कार्बोकेटाइन बन चुका है, अब न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैच होगा आपके आर ग्रुप के साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ, और आपके पास बन जाएगा RNU, जो भी आपने न्यूक्लियोफाइल लिया होगा वो यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि SN1 2 स्टेप में कंप्लीट होता है और SN1 में इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। अब देखिए मैंने क्या कहा कि SN1 में मुझे वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा, लेकिन वीक न्यूक्लियोफाइल अगर है तब भी मेरा रिएक्शन हो जाएगा। क्यों, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब मल्टी स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, जैसे 1 स्टेप में या 2 स्टेप 3 स्टेप, ऐसे मल्टी स्टेप में जब रिएक्शन कंप्लीट हो रहे होते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। तो यहाँ पे जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो कौन सा है, फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ही है, मीन जो मेरा रेट जो रिएक्शन का डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड पे। और जबकि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है ये कौन से स्टेप में है, सेकेंड स्टेप में है। और वो स्टेप कौन सा है, फास्ट। और फास्ट पे हमारा जो रिएक्शन है वो डिपेंड नहीं करता है
हमारा जो रेट है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पे। तो यहाँ से एक और पॉइंट आ गया कि आपको वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों चाहिए SN1 में, क्योंकि जो रेट है रिएक्शन का वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि आपके पास ये जो है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स हो जाएगा, क्योंकि जो मेरा रेट है सिर्फ डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि माइल्ड न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तब भी रिएक्शन हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि जो रेट है इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मीन्स जो रेट है दैट डिपेंड्स ऑनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो जो रिएक्शन है अगर सिंगल रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो SN1 क्या शो करता है, SN1 शो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि SN1 डिपेंड्स ऑनली कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। बाकी हमने बोलते कि हाँ फ्रंट अटैक कराइए, बैक अटैक दोनों पॉसिबल हैं। आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट से भी आ सकता है, बैक से भी आ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बाकी आपने एक पॉइंट यहाँ पे जरूर ध्यान में रखना है कि SN1 में क्या होती है, रेसिमाइजेशन, और यू कैन से रेसिमिक मिक्सचर बनता है। अब इसका क्या मतलब है कि व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज अ रिएक्शन इन विच इक्वल मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स, जहाँ पे अगर इक्वल मिक्सचर बनेगा एनेंशियोमर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। देखिए हम आने वाले लेक्चर में एनेंशियोमर्स, कैरेलिटी, डायास्टीरियोमर से करेंगे डिस्कस। अभी आपने सिंपल इतना ध्यान रखना है कि व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज अ रिएक्शन इन विच इक्वल मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स आर फॉर्म्ड, उसको क्या बोलेंगे हम, रेसिमाइजेशन। और यू कैन से रेसिमाइजेशन, सॉरी आपने जो एनेंशियोमर में आपने ये ध्यान रखना है कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अगर आप इनका अभी ध्यान रख सकें, क्योंकि वैसे हमने आने वाले लेक्चर में अपना करना है कंप्लीट ये कॉन्सेप्ट। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, अभी आप इतना ध्यान रखते हैं कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। बाकी जो ऑर्डर रहेगा रिएक्टिविटी का, देखिए हमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन। और जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए अगर हमारे पास कहीं टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो वो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। रीज़न क्या देना आपने, बिकॉज टर्शरी कार्बोकेटाइन इज़ मोर स्टेबल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर योर SN1। अब हम बात करेंगे SN2 की। देखिए SN2 स्टैंड्स फॉर बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जो SN2 है ये कंप्लीट होगा 1 स्टेप में, और मुझे यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। SN2 कब फेवरेबल होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब आपने ये ध्यान रखना कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, कि वो पोलर होने चाहिए लेकिन आपको क्या ना देते हो, प्रोटोन नहीं देते हो, H पॉजिटिव रिलीज नहीं करते हो, दैट इज़ योर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे सॉल्वेंट, कुछ एक ऐसे सॉल्वेंट हैं जिनको देख के हम बता सकते हैं कि मेरा रिएक्शन SN1 जाना है या SN2 जाना है। तो मान लीजिए आपके पास आपके पास DMSO दिया है, DMF दिया है, तो नो डाउट आप SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएंगे। तो आपके पास ये आपने ध्यान रखना है, एसीटोन है या एसीटोन नाइट्राइल हैं, ये सारे कैसे हैं, ये सारे ही आपके पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं। और अगर ये रिएक्शन कंडीशन पे मेंशन्ड है तो नो डाउट आप कौन सा रिएक्शन फॉलो करेंगे, SN2। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, यहाँ पे एक इमेजिनरी स्टेट बनती है, दैट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट। और कई बार पूछते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो कितने मेंबर है, तो वो कितने मेंबर है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। तो अभी हम आगे डिस्कस कर रहे थे कि भाई एक स्टेप में, तो एक स्टेप में कैसे कंप्लीट होगा ये रिएक्शन। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे ये जो सर्कल है ये इसको ये कार्बन है, ये सर्कल क्या है, कार्बन। और जैसे ये ना CH3, जैसे CH3 होता है, CH3Cl, यहाँ पे ये जो सर्कल है वो मैंने कार्बन के लिए लिखा हुआ है, और बाकी 3 हाइड्रोजन तो आप देख सकते हैं वो लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। और इसे मैंने यहाँ पे क्या डाला है, न्यूक्लियोफाइल। देखिए अब न्यूक्लियोफाइल ने आना है, क्योंकि होना तो वैसे ही, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यूक्लियोफाइल ने आगे क्या करना है, यहाँ पे अटैक करना है। अब देखिए अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जाए, अगर ये है फ्रंट अटैक, अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ फ्रंट से जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी है इसको बैक अटैक की, कि वो कहाँ से अटैक करे, बैक अटैक करे। देखिए ये आपने ध्यान रखना है कि SN2 में फ्रंट अटैक इज़ नॉट पॉसिबल, जो फ्रंट अटैक है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे भी कैसा चार्ज है, नेगेटिव, आपका क्लोरीन पे कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, रिपल्शन। अब रिपल्शन हो जाएंगे तो इसको अंदर आने नहीं देगा, तो आपका न्यूक्लियोफाइल करेगा बैक अटैक, बैक साइड से जाएगा। अब बैक साइड में देखिए यहाँ पे छोटे छोटे H ग्रुप लगे हुए हैं और इतनी हिंड्रेंस कॉज नहीं करेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 बड़े बड़े R बल के ग्रुप लगे हों तो वो थोड़ा हिंड्रेंस कॉज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लास्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी करेंगे तो जितने कम H ग्रुप लगे होंगे यहाँ पे, सॉरी जितने कम R ग्रुप लगे होंगे उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि
अगर बड़े मान लीजिए यहाँ पे 3 बड़े बड़े आर ग्रुप लगे हों तो वो क्या करेंगे, वो उसको हिंड्रेंस कॉज करेंगे, न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देंगे ईजिली। बट यहाँ पे भी बैक अटैक बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि आपके एच स्मॉल ग्रुप्स हैं और ईजिली आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा फ्रॉम बैक साइड, ठीक है, और आपका फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल जैसे मैंने यहाँ पे बोला, आपके पास कोई भी OH नेगेटिव है, CN नेगेटिव है, अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं। अब देखिए होना क्या है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आया, अभी ये मैंने डॉटर से शो किया है, अभी इसका मतलब क्या है कि अभी न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है और ये अभी साइमल्टेनियसली रिएक्शन हो रहा है कि आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और आपका जो क्लोरीन है वो यहाँ से क्या कर रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ये एक इमेजिनरी स्टेट बन गई, दैट इज़ और ट्रांजिशन स्टेट, और आपके पास क्या है, ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। तो देखिए ये वो ट्रांजिशन स्टेट है। अब रिएक्शन में अब नेक्स्ट क्या होना है कि अब ये Cl निकलेगा यहाँ से और न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करी होगी कि ये रिएक्शन सारा वन स्टेप में ही हो रहा है, सब एक स्टेप में हो रहा है, बस यहाँ पे एक बीच में क्या बन रहा है, इमेजिनरी स्टेट बन रहा है, दैट इज़ योर ट्रांजिशन स्टेट। अब आपने थोड़ा सा एक और ऑब्जर्व किया होगा कि देखिए पहले ये जो हाइड्रोजन थे इस तरफ को थे, ठीक है, अब ये हाइड्रोजन किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया, है चेंज या नहीं? क्या आपने नोटिस किया कि जो ओरिएंटेशन है इन हाइड्रोजन की वो डिफरेंट होगी इस क्लोरीन से, और यहाँ पे इनके डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन हुई है। और ये जो इन्वर्जन है फर्स्ट टाइम वॉल्डेन ने, एक साइंटिस्ट है वॉल्डेन ने फाइंड आउट की थी, ठीक है। तो उसको हम वॉल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा जो रिएक्शन है ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि वन स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। अब वन स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा और एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए मुझे कैसा न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बाकी जो वो डिपेंड करेगा दोनों पे, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए कौन से ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। बाकी आपको अब यहाँ पे क्लियर है, ओनली बैक अटैक इज़ पॉसिबल। बाकी यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, इन्वर्जन, और वो इन्वर्जन जनरली कौन सी है, वॉर्डन इन्वर्जन। बाकी जो ऑर्डर रहेगा रिएक्टिविटी का, तो आपको मालूम है कि प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है प्राइमरी की होगी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। ओके, सो ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि आपका जो रिएक्शन है SN1 भी फॉलो हो सकता है और SN2 भी फॉलो कर सकते हैं हम। अब नेक्स्ट हमने देख लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने करना क्या है, हमने कोई न्यूक्लियोफाइल लेना है, उसको क्या कराना है, अटैच करवाना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो पहले हम करेंगे रिएक्शन विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास बनना है क्या यहाँ पे, अल्कोहल। देखिए ये आपके पास अल्काइल हैलाइड आ गया, इसमें मैंने मॉइस्ट सिल्वर और हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो आपको पता है यहाँ पे हम मुझे क्या करना है, ये कार्बन और इस हैलोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, RX के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। तो ये AgX निकल जाएगा, यहाँ पे R के साथ क्या आ जाएगा, OH, क्या बन जाएगा, अल्कोहल प्लस AgX। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे KOH ले रही हूँ तो KOH में मुझे पहले ये RX के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, आपके पास क्या बन जाएगा, KX। बाकी मेन प्रोडक्ट क्या रहेगा मेरे पास, अल्कोहल। तो पहले हमारी रिएक्शन कंप्लीट है जहाँ पे हमने रिएक्शन करवाया Ag सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, KOH के साथ। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकेंड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। फॉर्मेशन ऑफ, हमारे पास ईथर के लिए वेल नोन जो नेमिंग रिएक्शन है दैट इज़ योर विलियमसन सिंथेसिस। तो आपने ध्यान रखना है, ईथर हमने जब आगे करना है तो यहाँ पे ईथर के लिए एक ही वेल नोन इसेंशियल नेमिंग रिएक्शन है दैट इज़ योर विलियमसन सिंथेसिस। तो आप ध्यान रखें, विलियमसन सिंथेसिस में किसकी प्रेपरेशन होगी, ईथर की। अब हमें ये देखना है कि जब विलियमसन सिंथेसिस करना है तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एल्कोक्साइड। अब ये क्या होता है, देखो एल्कोक्सी, अगर आप एल्कोक्सी ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एल्कोक्सी ग्रुप होता है RO, और अगर मैं एल्कोक्साइड आयन की बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, RO नेगेटिव। तो आपने ध्यान रखना है, ईथर बनाने के लिए एक चाहिए एल्काइल हैलाइड, दूसरा चाहिए एल्कोक्साइड आयन। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने लिया हुआ सोडियम एल्कोक्साइड। अभी RO नेगेटिव है, इस पर कौन आएगा आपके पास, Na पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव ग्रुप ही आएगा, ठीक है। तो RX प्लस NaOR। तो आपके पास क्या चाहिए, आपको एक एल्काइल हैलाइड चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, सोडियम एल्कोक्साइड। अब बाकी आपको मालूम है कि आपको ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करना है, तो यहाँ से NX निकल जाएगा, आपके पास आ जाएगा ROR एंड दैट इज़ योर ईथर। अब यहाँ पे R सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर ये R दोनों सेम है तो इस तरीके से आएगा, अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो मैंने यहाँ पे R डैश लिख दिया है प्लस NX, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ईथर। नेक्स्ट मूव करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन नाइट्राइल। साइनाइड्स अगर हमने बनाने हैं, तो देखिए यहाँ पे
दो रिएक्शन है बट दोनों थोड़े मिलते जुलते हैं। एक है फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स और एक है फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड्स। देखिए साइनाइड्स CN होते हैं, आइसोसाइनाइड होते हैं NC। और IUPAC में नेम होता है साइनाइड का नाइट्राइल और NC का होता है आइसोनाइट्राइल्स। देखिए होता क्या है यहाँ पे कि रिएक्टेंट तो दोनों में सेम है, RX, ठीक है। बस यहाँ पे जो सेकेंड रिएक्टेंट मैं ले रही हूँ, यहाँ KCN लिया है और यहाँ AgCN लिया है, एल्कोहलिक AgCN लिया है, ठीक है। यहाँ एल्कोहलिक KCN लिया और इसको हम हीट कर रहे हैं। डिफरेंस बस इन रिएक्टेंट्स का ही है। अगर आप KCN ले रहे हैं तो बनेगा साइनाइड और अगर आप AgCN ले रहे हैं तो बनेगा आइसोसाइनाइड। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास एल्काइल हैलाइड और KCN दिया है और AgCN दिया है, तो आपने ध्यान रखना है अगर KCN दिया है तो आपने साइनाइड बनाना है और अगर AgCN दिया है तो आइसोसाइनाइड बनाना है। अब ऐसा क्यों है, देखिए ध्यान रखें, जो KCN है ये पोलर कंपाउंड है और ये जो साइनाइड है यहाँ पे इस केस में क्या होता रहता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही फ्री हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो बोथ कैन फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन, बट जो कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू कार्बन और नाइट्रोजन के, तो इसलिए हमारे पास क्या बनता है RCN। वेर एज दूसरे केस में हमें ध्यान रखना है AgCN में, AgCN कैसा है, कोवलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन फ्री ही नहीं होता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ कौन बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियस ही बात है क्या बनेंगे, आइसोसाइनाइड्स बनेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है KCN और AgCN का केस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ थायोल एल्कोहल। थायो जो वर्ड मैंने आपको पहले बताया, जो थायो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सल्फर को, सल्फर से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी मैंने अल्काइल हैलाइड ले लिया, उसमें डाल दिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, मेरे पास क्या बन जाएंगे, थायो एल्कोहल। अब यहाँ पे पर्टिकुलर मैं एक एग्जांपल लूँगी, मैंने यहाँ पे लिया है ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन में मैंने डाल दिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अब आपको मालूम है करना तो क्या है, हमने यहाँ से NaBr निकालना है, बाकी जो बचा उसको जोड़ देना है। मेरे पास बन गया C2H5SH। अब ये जो कंपाउंड है दैट इज़ योर इथाइल थायो एल्कोहल, इथाइल थायो एल्कोहल, और कॉमनली हम इसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टेन। कॉमनली इसका क्या नाम है, इथाइल मरकैप्टेन। और इथाइल मरकैप्टेन क्या किसके लिए यूज़ में आता है, तो चेक लीकेज ऑफ LPG सिलेंडर। देखिए आपके घर में LPG है, अगर आपके बाई चांस कभी गलती से आपका जो नोब है वो ऑन रह जाए तो गैस की स्मेल आती है, पंजेंट स्मेल आती है कि गैस लीक हो रही है। तो वो जो गैस है वो जनरली प्रोपेन और ब्यूटेन रहती है, वो तो आपकी जो है स्मेल प्रोड्यूसिंग नहीं है, जो उसमें जो स्मेल आती है वो आती है किसकी, इथाइल मरकैप्टेन की। तो जब भी LPG में गैस फिल की जाती है तो साथ में ये वाला कंपाउंड भी डाला जाता है, इथाइल मरकैप्टेन, और इसकी जो पंजेंट स्मेल है वो हमें आती है और हम जो भी है अपने सिलेंडर का जो भी है रेगुलेटर है उसको ऑफ़ करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इथाइल मरकैप्टेन इज़ यूज टू चेक द लीकेज ऑफ LPG सिलेंडर। ओके, तो अभी हमने 5 ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हैं, अभी जो रिमेनिंग आपके पास 3-4 प्रॉपर्टीज़ और हैं उनको हम अपने कल आने वाले लेक्चर में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।